Hello friends, how are you all? And today I'm going to discuss PYQs of November 2020. In the previous lesson, I have completed almost 88 questions. So today I have started from the 89. So Savitribai Phule is known for her contribution in each of the following listed areas. इनमें से कौन से एरियाज है जिनके ऊपर सावित्रीबाई फुले ने बात की थी? ये जो हमारा यूनिट 1 है जिसके अंदर हमने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेल नॉर्डिंग्स, विल्स्टन क्राफ्ट के बारे में पढ़ा था, सावित्रीबाई फुले का भी वहीं पर है। तो इन्होंने जो बात की थी सावित्रीबाई फुले के बारे में, इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि इन्होंने जो ऑप्रेस्ड क्लासेस थी उनके लिए काम किया था, जो शेड्यूल कास्ट की थी, जो शूद्रास थे, उनके लिए इन्होंने स्कूल्स खोले थे, गर्ल्स स्कूल खोले थे। और जो जब इन्होंने गर्ल्स स्कूल खोला था, ये फर्स्ट हेडमिस्ट्रेस बनी थी। और जब इनका स्कूल ओपन हुआ था तो उसमें सिर्फ 8 या 9 लड़कियां थी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे उसमें 40 से 45 तक की स्ट्रेंथ आ गई थी इनकी क्लासेस में। तो इन्होंने जो बात की थी वो शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन के ऊपर बात की थी और वुमेन एजुकेशन के ऊपर बात की थी, क्योंकि इन्होंने गर्ल्स स्कूल खोले थे सबसे पहले और ये फर्स्ट हेड मिनिस्टर्स बनी थी। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ था कि इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, इनका ये था कि इक्वालिटी को प्रमोट करनी थी। और एजुकेशन किसके ऊपर दी थी इन्होंने? वुमेन एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस के ऊपर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा सी एंड डी, एजुकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द वुमेन एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बात की थी। So the next question is, which of the following institutions is directly responsible for the professional growth of school teachers? जब बात करते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स की, तो इसमें आता है हमारा वो कौन से इंस्टीट्यूशन थे? टीचर एजुकेशन की बात करते हैं हम तो बात करते हैं एनसीटीई की, लेकिन जब हम प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी ही कराता है, क्योंकि नैक जो नैक तो हमें प्रोवाइड करता है, ग्रेड्स प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज को। सीएसआईआर तो साइंस वालों के लिए होता है, लेकिन जब प्रोफेशनल ग्रोथ की बात हम करते हैं तो प्रोफेशनल ग्रोथ एनसीईआरटी कराता है। इनोवेशन और रिसर्च के लिए काफी फेमस है प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द स्कूल टीचर्स के लिए। अब आते हैं हमारा अनसीन पैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो जब से अनसीन पैसेज आना शुरू हुआ तो इट मींस आपके 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस का मतलब ये बैठता है आपके 20 मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री के, अगर आप इन्हें कर लें। और ये मोस्टली आपके एग्जाम्स पे लास्ट में दिए हुए होते हैं, तो अगर आप अपना टाइम निकाल के इनको कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट्स का काम करते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिंपली पैसेज से देख के आंसर देना होता है। तो ये जो पैसेज है ये हमारा मोस्टली कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस किस उसके ऊपर पुट अप किए हुए हैं। तो कम्युनिकेशन बिकम्स डिफिकल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस? हमें बताना है कि कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ डिफिकल्ट है। तो हम एक बार देख लेते हैं, अपना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन इज मच मोर डिफिकल्ट, पहली लाइन में मिल गया हमें, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एम्प्लॉय एंड द सुपरवाइजर। जब एम्प्लॉय में और सुपरवाइजर के बीच में डिफरेंस होगा, या फिर दोनों कलीग्स के बीच में डिफरेंस होगा। देन व्हेन दे एग्री, वो लोग कब एग्री होते हैं? तो लॉरा कैरॉल जो थी उन्होंने आउटलाइन दी थी एक सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर द एम्प्लॉयज कि टू यूज व्हेन दे विश टू कम्युनिकेट अ प्रॉब्लम टू एन एम्प्लॉयर और अ कोवर्कर और टू गेट अ नेगेटिव, मतलब आपको आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी एम्प्लॉयर को लेकर या किसी कोवर्कर को लेकर, उस नेगेटिव सिचुएशन को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो जो सेंट्रल आइडिया था is the idea of creating thought process that fosters an understanding of what the problem is and how it can be resolved। तो जो सेंट्रल आइडिया था इस थॉट प्रोसेस को क्रिएट करने का कि आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि प्रॉब्लम का क्या है और आप उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने सजेस्ट किया था, ये लॉरल कैरल की बात की जा रही है, ये लॉरा कैरल की, उन्होंने ये सेंट्रल आइडिया दिया था और उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो प्रॉब्लम को देखें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि क्या फैक्ट है, क्या सिचुएशन और क्या चीज सही है अपने अपने व्यू पॉइंट से। इफ दिस कैन बी डन, अगर इस तरह से आपने किया, देन देयर एग्जिस्ट अ लेवल, वहां पर फिर एक लेवल एग्जिस्ट कर जाएगा कि नॉन जजमेंटल प्लेइंग फील्ड फ्रॉम विच सॉल्यूशंस कैन अराइज विदाउट। अगर आप इस तरह से करते हैं, आप सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वहां पर आपका नॉन जजमेंटल आ जाएगा। मतलब नॉन जजमेंटल का मतलब होता है पॉजिटिव थिंग, नेगेटिव नहीं होता। जजमेंटल का मतलब नेगेटिव होता है, लेकिन नॉन जजमेंटल का मतलब कि आप समझ पाएंगे बिना किसी की फीलिंग्स को हर्ट किए, किसी को मिसगिविंग दिए, आप अच्छा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ऑल अबाउट। इसी का मतलब होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब यही होता है कि आप रिस्पेक्ट करें दूसरे की आइडियाज की आप रिस्पेक्ट करें कि दूसरा पर्सन कैसे सोच रहा है, क्या कह रहा है। जैसे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हैं उसी तरह से आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। तो आई विश कि आंसर आपको समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन बिकम्स डिफिकल्ट, किस सिचुएशन में कम्युनिकेशन डिफिकल्ट होता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, ये हमने पढ़ा है। डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द वर्क, ये बात भी हमने पढ़ी है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एम्प्लॉयज एट द वर्क, ये बात भी हमने पढ़ी है। डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट गिवन टू एम्प्लॉयज और डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, इसकी बात हमने नहीं पढ़ी है, क्योंकि जो हमारा
पैराग्राफ तो उसमें यही था कि कम्युनिकेशन कब डिफिकल्ट होती है, जब आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है एम्प्लॉयर सुपरवाइजर के बीच में, कलीग्स के वर्क के बीच में, कि वो कब एग्री करते हैं। लैंग्वेज की बात नहीं की गई इसमें और ट्रीटमेंट की बात नहीं की गई इसमें, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है इसमें ए, बी एंड सी। सो आई विश आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कॉम्पिटेंसी की बात की गई इज नीडेड इन अ लीडर, लीडर के लिए कौन सी कॉम्पिटेंसी की जरूरत है जब आप नेविगेट करेंगे किसी भी डिफिकल्ट कन्वर्सेशनल सिचुएशन को मीनिंगफुल सिचुएशन कन्वर्सेशन बनाने में। तो ये हम देख लेते हैं, ये हमें मे बी सेकंड पैराग्राफ में शायद मिल जाए, फर्स्ट पैराग्राफ तो हम पढ़ चुके हैं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। Under the stress of differences, however, it is all too easy for empathy to disappear. कोई भी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन होगी, उसकी 3 कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्हाट हैपेंड। दूसरा आता है हमारा फीलिंग्स को देखना कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। तीसरा आता है आइडेंटिटी का ध्यान रखना। हाउएवर इमोशंस हमेशा प्रेजेंट होते हैं जब भी आप कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल होते हैं और इससे जो डाटा होता है, तो आपको आपको हर कन्फ्लिक्ट, अगर आप इमोशंस का ध्यान रखते हुए आप किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं ना, तो आप कन्फ्लिक्ट से बचे रहते हैं। तो इन्होंने जो बात की है वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की है यहाँ पे, कि अगर आप सामने वाले के इमोशन को समझते हुए चीजों को हैंडल करेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं एज अ लीडर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो डिस्क्राइब करता है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन को। ये हमने पढ़ा था, what the communication process is all about, respect for yourself, respect your ideas and those of the other person। अपने बारे में रिस्पेक्ट करना, आइडियाज की रिस्पेक्ट करना, दूसरों के आइडियाज की रिस्पेक्ट करना, तो ये बहुत इजीली हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन कौन से स्टेप्स की जरूरत होती है जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, मतलब सिचुएशन बहुत नेगेटिव है, उसको अच्छा बनाने के लिए। आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सॉरी। आप क्रिएट करेंगे थॉट प्रोसेस को कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम को कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम को देखना, स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, ये बात कहीं नहीं कही गई थी। क्रिएट अ नॉन जजमेंटल प्लेइंग, नॉन जजमेंटल अच्छा वर्ड है तो ये लिया जाएगा। लैंग्वेज की बात इसमें नहीं की गई, कम्युनिकेशन की बात की गई है, तो ए, बी एंड डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें एम्पैथी जो है आपका वो रिप्लेस हो गया बाय द जजमेंट। ये हमें सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा आंसर। अंडर द स्ट्रेस ऑफ द डिफरेंसेस, हाउएवर इट इज ऑल टू इजी फॉर एम्पैथी जो होगी आपकी डिसअपियर हो जाएगी, और जजमेंट जो होगा वो सेंटर स्टेज ले लेगा। अंडर द स्ट्रेस ऑफ द डिफरेंसेस, तो इन केस ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन, जब आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में डिफरेंस होगा उनके ओपिनियन में, दोनों की सोच अलग होगी, तो इस केस में एम्पैथी जो होगी जजमेंट से रिप्लेस कर जाएगी। तो ये इसका आंसर है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, ये था हमारा आज का लेसन, और नेक्स्ट लेसन मैं आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको दूसरा अनसीन पैसेज कराऊंगी जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा और काफी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।